अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में हम सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी का आज जो है फार्माकोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे जनाब फार्माकोडायनेमिक्स के मुतालिक। तो जी फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? फार्माकोडायनेमिक्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फार्माकोलॉजी की सेकंड ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के इफ़ेक्ट बॉडी पर स्टडी करते हैं कि हाउ ड्रग्स इफ़ेक्ट ऑन आवर बॉडी। इसे हम यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी, कि हमने कोई दवाई खाई है तो वो जिस्म पर क्या असर डालेगी और किस तरह से असर डालेगी, हाउ ड्रग विल अफेक्ट आवर बॉडी। इन दोनों का मुतालिया जो है ये हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते होते हैं। मिसाल है, जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका, आपने पैनाडोल खाई है, बुखार ख़त्म हो गया है, टेम्परेचर जो है वो लो हो गया, फ़ीवर रिड्यूस हो गया है, तो किस तरह से पैनाडोल ने फ़ीवर को रिड्यूस किया है, और ये स्टडी जो है हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते होते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर डिटेल से जाने से पहले हमें जो चंद एक चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो स्टडी करने वाली हैं, तो वो हैं जी रिसेप्टर्स। पहले जी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो इन रिसेप्टर्स पर जाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बिल्कुल सादा ज़बान में, आम अल्फाज में हमने पढ़ा कि स्टडी किया, जैसे अभी हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमें बुखार था, हमने जनाब एंटीपायरेटिक ड्रग कोई भी पैरास्टामोल ड्रग ले ली, पैरास्टामोल लेने के बाद हमारा बुखार ख़त्म हो गया। तो जहन में सवाल आता है आम बंदे के कि हमने जो भी दवाई ली है, ड्रग ली है, पैरास्टामोल खाई है, उसने फ़ीवर रिड्यूस कैसे किया, क्या किया? कॉमन सी बात है हमारे जहन में आते हैं, जैसे आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है, आप बटन ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है, बटन ऑफ करते हैं तो पंखा बंद हो जाता है। तो क्या हमारे जिस्म में कोई इस तरह के बटन हैं जो जाके ये ड्रग जो है उस बटन को, स्विच को ऑन करती है तो जनाब बुखार जो है वो ख़त्म हो जाता है, स्विच को ऑफ़ करती है तो बुखार, स्विच को ऑफ़ करती है तो बुखार ख़त्म हो जाता है, ऑन होता है स्विच तो बुखार शुरू हो जाता है? तो ऐसा क्या सीन है? ड्रग क्या करती है, किन जगहों पर जाकर काम करती है? ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन भी दी है। तो ये आप फ़र्ज़ करें ड्रग है, ड्रग जो है ये स्विच की तरह है, ये ड्रग है, इसके साथ स्विच होता है जिसमें फ़र्ज़ करें कि करंट है, इसमें ख़ास किस्म के मैकेनिज़म्स हैं, ये केमिकल चेंजेस इंड्यूस करवा सकती है, और ये एक सॉकेट है। रिसेप्टर्स जो हैं वो सॉकेट की तरह हैं। ड्रग आपने हॉलीवुड मूवीज़ में शायद देखा होगा, जैसे एक रोबोट की डेथ हो रही है तो दूसरा रोबोट प्लग लगाता है, अपने प्लग से चार्जिंग देता है तो दूसरा रोबोट उठ जाता है। तो आप सेम टू सेम इसी तरह से कंसिडर करेंगे, ड्रग है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, अंदर सॉकेट लगे हुए हैं हमारी बॉडी में, ये ड्रग जाके वहाँ सॉकेट के अंदर स्विच लगा देती है, जिसकी वजह से बॉडी का वो वाला सिस्टम जो है वो सही से काम करना शुरू कर देता है, उसको एटीपी एनर्जी या नर्व इम्पल्स कुछ भी आप समझ लें सादा ज़बान में, वो मिल जाता है। डिटेल हम इसकी स्टडी करेंगे। ये सादा सी आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जी ड्रग क्या करती है और कैसे करती है जी। तो ये जो सॉकेट है जो हमारी बॉडी में ये पहले से मौजूद हैं, इन सॉकेट्स को हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये वाले सॉकेट्स जो मैंने आपको यहाँ बनाए हैं इन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं ये रिसेप्टर्स क्या चीज़ें होती हैं। तो रिसेप्टर्स की बात करें, any biological molecule to which drugs bind and produce measurable response is known as receptor। तो जनाब हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई जो है एक पूरा सेल का एक पार्ट हो सकता है, डीएनए का कोई पार्ट हो सकता है, तो ये कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एंजाइम्स हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे सेल में पाए जाते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो जिसके ऊपर ड्रग बाइंड करे और मेजरेबल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, वो वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सिंपल प्रोटीन नहीं रहेगा, सिंपल एंजाइम नहीं रहेगा। उस एंजाइम को, उस प्रोटीन को, उस न्यूक्लिक एसिड को अब हम रिसेप्टर का नाम देंगे। ठीक हो गया, तो वो हमारा सॉकेट होगा रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की जनाब डेफिनेशन है प्रॉपर, आपके कोर्स में भी यही लिखी हुई, आपने ये याद कर लेनी है। तो रिसेप्टर्स जो है ये एंजाइम्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी सही है। अब जी ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे ड्रग रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस करवाती है, तो वो ये है कि जैसे ही कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो बाइंडिंग से ड्रग जो है बाइंड करेगी, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है।
या रिसेप्टर को जो है वो इनहिबिट कर देती है। दोनों के नतीजे में क्या होता है, रिसेप्टर्स जो हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स इनिशिएट करवाते हैं हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बायोफिजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं और उनकी वजह से सेल की फिजिकल एक्टिविटी या तो इनहिबिट हो जाती है या एक्टिविटी बढ़ जाती है, या ऑर्गन है तो ऑर्गन का फंक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है या रुक जाता है। तीनों तरह के काम हो रहे होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ड्रग रिसेप्टर पर बाइंड करती है और वो रिसेप्टर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है उस प्रोसेस को या तो ड्रग बढ़ा देती है, स्टिमुलेट कर देती है, या उस प्रोसेस को रोक देती है या कि कम कर देती है। इस बुनियाद पर हमने ड्रग्स को 2 क्लासेस में भी डिवाइड किया था, एगोनिस्टिक ड्रग्स एंड एंटेगोनिस्टिक ड्रग्स। एगोनिस्टिक ड्रग जो है वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और किसी भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फंक्शन को जो है वो स्टार्ट करवा देती है या बढ़ा देती है, और एंटेगोनिस्टिक ड्रग जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रोक देती हैं या कम कर देती हैं जी। तो ड्रग और रिसेप्टर जैसे ही एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, इनिशिएट इवेंट्स लीडिंग टू चेंजेस इन बायोकेमिकल और बायोफिजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सेल और ऑर्गन। ये फंक्शन भी हम इसको ही बोलते होते हैं जी। तो ये इनका इंटरेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कितने रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आपके कोर्स के मुताबिक मज़ीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ की बात हम करें, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनको हमने मुख्तलिफ फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक सेल में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, पूरी बॉडी में हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं, इनको स्टडी करना बहुत वास्ट फील्ड है और मुश्किल है सबको एक साथ स्टडी करना। तो इस वजह से हमने इनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया है, फैमिलीज़ में डिवाइड किया। तो जो मेजर फैमिलीज़ हैं वो मैं आपके साथ उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा। मेजर फैमिलीज़ जो हैं ये 4 हैं आपके कोर्स में जो डिस्कस की गई हैं। इनमें सबसे पहली फैमिली है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स या लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। आयन चैनल्स क्या होते हैं? चैनल का मतलब होता है जनाब उर्दू में रास्ता, वे और पैसेज, और आयन चैनल का मतलब होगा आयन के लिए बनने वाला रास्ता, और गेटेड लाइगेंड गेटेड यानी ऐसा आयन चैनल, आयन का रास्ता जिसके ऊपर गेट बना हुआ है, एक डोर है, और उस डोर के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लाइगेंड है। लाइगेंड जो है ये उस गेट का इंचार्ज है। लाइगेंड आएगा, बटन प्रेस करेगा, गेट खुल जाएगा, आयन चैनल ओपन हो जाएगा और आयंस के गुजरने के लिए रास्ता मिल जाएगा। या लाइगेंड जो है आएगा, बटन प्रेस करेगा, गेट क्लोज कर देगा, आयन का रास्ता बंद हो जाएगा और आयंस जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। दूसरी क्लास है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तीसरी ये वाली है, इनके साथ एक ख़ास किस्म की प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है जनाब जी प्रोटीन। और तीसरी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, या रिसेप्टर्स एंजाइम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। और लास्ट में है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो इनसाइड द सेल पाए जाते हैं। ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको जो है स्केच दिखाया है। ये फ़र्ज़ करें एक सेल है आपकी बॉडी का, एनिमल बॉडी की अगर हम बात कर लें, ये सेल है और ये मैंने आपको सेल की मेम्ब्रेन दिखाई है। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम जूम करके देखें तो आप जानते होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है जनाब। ये लिपिड की ऊपर एक लेयर है, ये नीचे दूसरी लेयर है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं जिसे हम लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। ये जूम करके दिखाई है। जो रिसेप्टर्स हैं वो इन्हीं मेम्ब्रेन्स पर पाए जाते हैं। ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाए उन्हें हम सरफेस रिसेप्टर्स भी बोलते होते हैं या सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते होते हैं। ये रिसेप्टर्स को डिवाइड करने के 2-3 तरीके हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सरफेस रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर होंगे, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, डीएनए पर पाए जा सकते हैं, क्रोमोसोम पर, और जो सरफेस रिसेप्टर्स होंगे वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जनाब ये सरफेस रिसेप्टर्स कुछ बना के दिखाए हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है सेल की। तो इसके अंदर जनाब आए हम पहली क्लास डिस्कस करेंगे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो ये जनाब सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ये आयन के गुजरने के लिए रास्ता मौजूद है जिसे हम आयन चैनल बोलते होते हैं। ये कुछ इस तरह से आयन चैनल दिखता होता है। ये आयन चैनल है, इसको यहाँ दिखाया हुआ है मैंने आपको बड़ा करके। ये मेम्ब्रेन के अंदर जनाब आयन चैनल बना हुआ है। ये दरमियान में रास्ता है, लेकिन ये 2 प्रोटीन्स हैं जो इस रास्ते को कंट्रोल करती हैं, खोलती हैं या बंद करती हैं। इस रास्ते के साथ जनाब
लाइगेंड आकर बाइंड करता है। ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, यानी लाइगेंड का गेट लगा हुआ है। लाइगेंड बोलते हैं आप किसी भी ड्रग को, मॉलिक्यूल को, तो वो आप सिंपली एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकती हैं, कुछ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस और प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो आपने लाइगेंड का वर्ड जहाँ है आपने याद रखना है ड्रग है। ज़्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, तो ड्रग या लाइगेंड, ड्रग जैसे ही आकर इस आयन चैनल के ऊपर साथ बाइंड करती है तो ये आयन चैनल रास्ता दरमियान से खुल जाता है, जिसके नतीजे में आयंस जो हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो आयंस की कंसंट्रेशन उसके नतीजे में चेंज होगी। ये आयन चैनल है, जैसे लाइगेंड यहाँ आकर बाइंड करेगा तो आयन चैनल ओपन होगा और आयंस सेल के बाहर से सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो हैं वो आयंस की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज प्रोड्यूस करवाते हैं। अब आयोनिक कंसंट्रेशन के अंदर चेंज की वजह से पोटेंशियल भी सेटअप होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके नतीजे में फर्दर इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते होते हैं। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आपने याद रखना है कि जनाब लाइगेंड के लिए एक स्पेस होती है और आयंस के गुजरने के लिए एक रास्ता है। जैसे लाइगेंड बाइंड करेगा या तो ये रास्ता खुल जाएगा अगर वो जनाब ये आयन चैनल ओपनर है, और अगर ये आयन चैनल जो है उसको ब्लॉक करने वाला है तो जनाब जैसे वो ब्लॉकर ड्रग यहाँ अटैच होगी, ये आयन चैनल ब्लॉक हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। ये पूरी एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की एक फैमिली है। इसके अंदर फिर सोडियम आयन के चैनल्स अलग हैं, पोटाशियम आयन के चैनल अलग हैं, कैल्शियम आयन के चैनल अलग हैं, क्लोराइड आयन के चैनल अलग हैं। जितने भी आयन्स यूज़ होते हैं सब के लिए मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जी। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की एग्जांपल में जो रिसेप्टर्स आते हैं उनमें निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं। ये कोलिनर्जिक सिस्टम का हिस्सा हैं। ये आगे हम जाके डिस्कस भी करेंगे। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसे कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। उस सिस्टम के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ख़ास किस्म के, जिन्हें हम निकोटीनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। इनकी फर्दर दो क्लासेस भी होती हैं, न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोगैंग्लियोनिक रिसेप्टर। फर्दर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल आपने ये याद रख लेनी है इसकी जी। तो दूसरी क्लास है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। आपने वर्ड पर याद रखना है जी प्रोटीन, तो एक प्रोटीन होगी जिसका नाम है जी प्रोटीन और वो कपल्ड होगी, जुड़ी हुई होगी। ऐसे रिसेप्टर्स जिनके साथ जी प्रोटीन जुड़ी हुई हो वो कहलाते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका ये स्केच बना हुआ, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये सेल की मेम्ब्रेन में से यहाँ से ये 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग यूनिट्स होते हैं। मेम्ब्रेन स्पैनिंग यूनिट ये 7 होते हैं। ये पूरी मेम्ब्रेन में से आर पार गुजर रहे होते हैं और इनके साथ ये जो ग्रीन कलर में दिखाई हैं कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोलते होते हैं जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स के जनाब यहाँ 3 मेजर यूनिट्स पाए जाते होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ। उनका नाम है अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गैमा। दोनों पेयर में होते हैं। अल्फा के 2 सब यूनिट होते हैं, बीटा का और फिर गैमा का सब यूनिट होता है। तो ये सब यूनिट्स होते हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ। जैसे ही कोई ड्रग आकर बाइंड करती है, ये रेड कलर के ड्रग है, ये रिसेप्टर के साथ जैसे बाइंड करती है तो इन स्पैनिंग यूनिट्स से इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। केमिकल और बायोफिजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके नतीजे में ये जो प्रोटीन्स हैं ये यहाँ से डिटैच होती हैं। यहाँ से प्रोटीन्स डिटैच होती हैं और ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती हैं कि या ये दूसरी प्रोटीन्स की या तो फॉस्फोरिलेशन करवाती हैं या डीफॉस्फोरिलेशन। तो जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ये फॉस्फोरिलेशन क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड या प्रोटीन के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप आप अटैच कर दें तो उसे फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। जैसे ये आपको मैंने एक कंपाउंड दिखाया, फॉर एग्जांपल ये आर से जाहिर होने वाला जाहिर किया हमने कंपाउंड को, जब उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो उसके साथ PO4 वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन हो गई। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है मुख्तलिफ प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमें इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो आपने इतना लिखना है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स consist of 7 membrane spanning units along with G proteins are attached. There are 3 major subunits of G proteins named alpha subunit, beta subunit and gamma subunit. When a drug binds to the G protein coupled receptors, these G protein subunits detach and lead to the phosphorylation of different proteins which result in the intracellular effects. ओके हो गया।
जी तीसरी और इसकी एग्जांपल में है अल्फा बीटा एड्रीनोसेप्टर्स। ये आपका जनाब जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है उसके अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स की फैमिलीज हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, वो दोनों जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। तीसरी एक फैमिली है वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स एंजाइम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है, स्केच है कि जैसे कोई ड्रग, ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग यूनिट है, ड्रग जैसे ही आकर अटैच होगी तो ये वाला रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और ये भी प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, या प्रोटीन्स की या रिसेप्टर्स की, एंजाइम्स की। एंजाइम्स भी आप जानते हैं चूंकि प्रोटीन्स होती हैं तो ये प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन या रिसेप्टर्स की फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, जिससे आपको इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स मिलेंगे। ये चूँकि हम बात करें साइटोसोल की, ये सारे एंजाइम्स रिसेप्टर्स जो हैं या सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं। जैसे ड्रग यहाँ बाइंड करेगी तो फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के साथ ड्रग ने बाइंड किया तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आगे अंदर जो एंजाइम्स हैं साइटोसोल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोसोल के अंदर जितने एंजाइम्स हैं उनकी फॉस्फोरिलेशन करवाएगा ये वाला रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे तो अंदर जितने भी उन्होंने काम करने हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने हैं, वो या तो तेज़ हो जाएंगे, या अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हुआ है तो वो सारे साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में आप ये लिखेंगे, दीज व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, दीज रिसेप्टर्स लीड्स टू द फॉस्फोरिलेशन ऑफ अदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स एंड आइदर दे इनहिबिट द cytoplasmic enzymes or they activate the cytoplasmic enzymes activity, and we will see intracellular effects of these receptors activation or inhibition. एग्जाम्पल में है इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर्स आपकी सरफेस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं। चौथी फैमिली है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनका ये स्केच है कि ड्रग जो है पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाए। अब ये एंजाइम रिसेप्टर जो है या तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, ड्रग साइटोप्लाज्म में आएगी, इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और इनको एक्टिवेट करेगी, जिसके नतीजे में वही प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन होगी। अब अगर ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, कुछ एंजाइम जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, तो ये न्यूक्लियस रहा आपका, तो ये ड्रग क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन को, ये साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर को एक्टिवेट बाइंड करेगी, रिसेप्टर और ड्रग का पूरा कम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर ट्रैवल करेगा और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो जीन है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये उसके ऊपर जाकर एक्ट करेंगे और जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते होते हैं ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये थी जी हमारी आज की रिसेप्टर्स की डिस्कशन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।